चलिए भाई, तो अब तक के लेक्चर में अपन ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में काफी डिस्कशन कर लिया। आई गेस कि तुम्हें वो क्लियर ही है, राइट? ऑप्टिकल फाइबर वगैरह। अब जैसे रिफ्रैक्शन के अंदर ही हम बात करते हैं प्रिज्म की, ठीक है, उसके अंदर भी रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो हम बात करते हैं प्रिज्म की, तो स्टार्ट करते हैं प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म हम सबने देखा है बचपन में। प्रिज्म है वो 7 कलर में डिवाइड करता है। व्हाइट का वो डिस्पर्शन लाइट भी देखेंगे अपन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बट प्रिज्म पहले समझते हैं कि प्रिज्म रियलिटी में है क्या। ठीक है, अब तुम लोगों ने जो प्रिज्म देखा होगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार डायग्राम वगैरह दिखा के। जैसे इस तरीके का देखा होगा तुम लोगों ने। ठीक है, अपन थोड़ा 3D में बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ इस टाइप का है ना। इसको मैंने टेढ़ा रखा है। एक साइड से लाइट फेंकते हैं तो दूसरी साइड 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट जिसको अपन बोलते हैं। अब प्रिज्म ऐसा समझो कि तुम लोगों ने सुना होगा कि इधर से लाइट फेंकते हैं अपन, ऐसे जाता है, फिर ऐसे इस तरीके से। ठीक है, इस टाइप से दोनों साइड से रिफ्रैक्शन वगैरह होता है। अब इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्योंकि ग्लास रहता है, तुम्हें जनरली पता रहता है। ठीक है, तो काफी सारे केसेस इसके अंदर पड़ेंगे कि पहली सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि वो रेयर टू डेंसर है, फिर यहाँ डेंसर टू रेयर है, तो हो सकता है यहाँ रिफ्रैक्शन भी हो और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे डिस्कशन हम करेंगे। बट पहले मैं एक और बात बताता हूँ कि प्रिज्म जो है हमेशा जरूरी नहीं है कि तुम्हें इसी शेप में दिया हो। ठीक है, प्रिज्म समझो, प्रिज्म का मतलब क्या है। प्रिज्म ऐसे कोई वस्तु नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। प्रिज्म प्रिज्म ऐसा है, किसी भी चीज को हम प्रिज्म बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर तुम्हें ऐसा बोलूं कि कोई अपना इस टाइप का टेबल है। टेबल क्या, एक टाइप का एक क्यूब है। चलो क्यूबिकल अपने पास या तो रेक्टेंगुलर कुछ भी है। ठीक है, एक अपने पास क्यूबॉइड है जिसका जो ग्लास की बनी हुई है। ठीक है, मैंने यहाँ से कुछ लाइट फेंकी, जैसे ऐसे फेंकी, तो हमें पता है अगर मैं कोई लाइट ऐसे फेंकी तो ऐसे होके ऐसे जाएगी। जो हमने लेटरल शिफ्ट पढ़ी थी, इसकी वजह से जो भी लेटरल शिफ्ट आई थी ये वाली, वो हमने पढ़ रखी है कि कितनी आती है लेटरल शिफ्ट, वो हम जानते हैं। ठीक है, बट लेट्स से कि अगर हम उसको वहां ना फेंके, अब उसी तरीके से अगर मैं इस साइड से फेंकता तो भी होता है कुछ ऐसा होगा और कुछ ऐसा होगा। वो डिपेंड करेगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने क्या रखा है, उसके हिसाब से आगे जाएगी। अब लेट्स से कोई एक रे को मैंने यहाँ पर फेंका है, कोई क्यूबिकल अपना ग्लास का एक स्ट्रक्चर है, मैंने यहाँ पर फेंकी, रे ऐसे गई और इधर आई। ठीक है, ये थोड़ा एंगल देख लेना थोड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से रे आई। तो जिस जिस जगह पे दो दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं प्रिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर सकते हैं इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो प्रिज्म का कॉन्सेप्ट हम कहां लगा सकते हैं, जहां पे दो सरफेस इंक्लाइंड है प्लस दोनों एक दूसरे से कुछ एंगल पे है और दो रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहां वहां हम उस सारी चीजों को प्रिज्म नाम का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इट इज अ कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने जनरली तो इसी टाइप के प्रिज्म देखे, अगर मैं 2D में बनाऊं तो, ठीक है, कि रे पे ऐसे जाएगी तो पहली सरफेस पे रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन और यहाँ तीसरा रिफ्लेक्शन, सॉरी दो रिफ्लेक्शन हुआ। तो जो दो इंक्लाइंड सरफेस है एक दूसरे से, वहां पर अगर दो रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, वहां वहां ये जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी होता भाई, ठीक है, कुछ इस तरीके का, ठीक है, ऐसा बना तुम देखो, आधा ऊपर से टूटा हुआ है, ऐसे कोई ट्रायंगल है, आधा ऊपर से टूटा हुआ है। लेट्स से मैंने रे यहां से फेंकी तो हो सकता है यहां से रिफ्लेक्शन और हो सकता है यहां पर भी, वो डिपेंड करेगा कि भाई कंडीशन क्या है इनकी। बट ऐसा होगा, राइट? इन द सेंस यहां पर मैं प्रिज्म का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूं बिकॉज दो जो सरफेसेस है एक दूसरे से इंक्लाइंड है, नहीं है लेकिन बस दिख, हम बोल सकते हैं कि इंक्लाइंड तो है, वो तो ये पार्ट आ गया बीच में इसलिए। ठीक है, तो जहां जहां पे दो दो रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व है, राइट, और वो जो सरफेस है, अब जैसे इसके अंदर भी दो रिफ्लेक्शन है बट वो दोनों सरफेस एक दूसरे से इंक्लाइंड नहीं है, तो वहां हम प्रिज्म का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे कोई भी सरफेस तुम्हें मिल जाए जो इंक्लाइंड है एक दूसरे से और वहां पर दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, तो वहां वहां हम ये प्रिज्म की सारी चीजें लगा सकते हैं। तो प्रिज्म का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ ट्रायंगल ही हो, तुम्हें को किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट को प्रिज्म बना दे सकते हैं। ठीक है, बट ये कंडीशन होनी चाहिए कि भाई वो इंक्लाइंड रहना चाहिए एज वेल एज दो रिफ्रैक्शन होने चाहिए, राइट? आई होप कि ये वाली बात क्लियर है। सबसे पहले ये वाली बात याद रखनी है।
चलिए अब हमारा जो मेन प्रिज्म है, हमारा 99% सवालों में वो ट्रायंगुलर प्रिज्म ही आता है, तो अपन उसी के बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे। तो पहली बात एक आती है प्रिज्म एंगल, ठीक है, प्रिज्म एंगल। अब प्रिज्म एंगल जो है, जैसे हम जनरली इस प्रिज्म एंगल को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही लाइट है ये मार्कर, तो जनरली प्रिज्म एंगल को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये भी कुछ एंगल है, ये भी कुछ एंगल है, ठीक है। अब इन तीनों में से कोई भी प्रिज्म एंगल हो सकता है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सा वाला प्रिज्म एंगल लेना है? तो देखो मैं एक बात बताता हूँ प्रिज्म एंगल की। लेट्स से ये A1, ये है A2 और ये है A3। तो सर हमें जो क्वेश्चन के अंदर प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म एंगल तुम्हें एक ही मानना पड़ेगा, कोई भी, तो वो कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रिज्म एंगल मानना पड़ेगा? लेट्स से कि अगर रे में यहां से फेंकता तो कुछ ऐसे होके ऐसे जाएगी, ठीक है, कुछ ऐसे जाएगी, कुछ एंगल आई से गिराया तो कुछ बाहर निकलेगी, कुछ ऐसे। तो जिन दो साइड्स के बीच में दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, जो दो साइड एक दूसरे से इंक्लाइंड है, मैंने अभी बताया कि प्रिज्म का कॉन्सेप्ट हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जो दो साइड है वो एक दूसरे से कुछ इंक्लाइंड है, कुछ एंगल थीटा से, और उन्हीं दो सरफेस पे दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। वो रिफ्रैक्शन किसी भी टाइप के हो सकते हैं, वहां हम प्रिज्म का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो ये जो दो साइड के बीच में जो एंगल रहेगा ना, उसको हम कंसीडर करेंगे प्रिज्म एंगल इन दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है। तो मतलब अगर मैं रे यहां से फेंकता तो प्रिज्म एंगल की वैल्यू क्या हो जाती बच्चों? A1 हो जाती। अब सोचो कोई बोलेगा कि सर मैं रे यहां से नहीं, हम रे इधर फेंकेंगे, तो फेंको भाई ऐसे, ठीक है, इस साइड से फेंकेंगे कुछ कुछ ऐसे, मतलब इसी डायग्राम को भी टेढ़ा कर दिया, क्या फर्क पड़ेगा? तो हम प्रिज्म एंगल किसको कंसीडर करेंगे? A2 को। फिर लेट से किसी ने यहां फेंकी सर, तो प्रिज्म एंगल किसको कंसीडर करेंगे? A3 को, ठीक है। तो आई होप ये वाली बात क्लियर है कि प्रिज्म एंगल क्या होगा, कि जिन दो साइड्स के बीच में दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसी को हम बोलेंगे प्रिज्म एंगल। A1, A2, A3 कोई भी एंगल तुम्हें दिया है, राइट, तो उसके हिसाब से तुम्हें कंसीडर करना है, राइट। तो पहले कुछ कुछ बातें हो गई कि प्रिज्म किसी भी शेप का हो सकता है, ये दिमाग से निकाल दो कि प्रिज्म सिर्फ ट्रायंगुलर होता है, राइट, ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए। प्रिज्म वहां यूज हो सकता है जहां दो साइड इंक्लाइंड है कुछ एंगल पे, और वो एंगल को प्रिज्म एंगल मानना है जिस दो साइड्स के बीच में रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब चलिए मैथमेटिकल टर्म्स में आते हैं। तो इसको याद रखना है, हो सकता है तुम लोगों ने 10th के अंदर इनको देखा भी होगा। लेट्स से कोई प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल है A, अगर इसको A लिया है इन द सेंस जो रे है वो मैंने यहां पर कुछ ऐसे फेंकी होगी, लेट्स से कोई एंगल I पे फेंकी है रे ऐसे, ठीक है, तो यहां से रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मैंने बोल दिया R1 है ये। उसी तरीके से यहां पर भी मैं नॉर्मल बना सकता हूं, ये वाला जो एंगल है उसको हम बोलते हैं R2, और रे जो है, अब देखो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेट से है n, तो अब एक पहले क्या हो रहा था, रेरर से डेंसर में आ रही थी, तो इट वाज कमिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, बट अब वो डेंसर से रेरर में जाएगी तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वापस कुछ इस तरीके से वो बाहर निकल जाएगी ई जितने एंगल पे, ठीक है। इस एंगल आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो ए है सॉरी ई जो है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है। एंगल ऑफ इमर्जेंट याद रखना, उसको जो भी जिस एंगल से वो इमर्ज होता है बाहर उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। एंड R1 R2 आर द रिस्पेक्टिव रिफ्रेक्टिव नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट बोथ द सरफेसेस, ठीक है। और ये हो गया अपना प्रिज्म एंगल। अब थोड़ी जियोमेट्री देखते हैं अपन, देखो ध्यान से देखोगे यहां पर, तो ये वाला जो ट्रायंगल है अगर मैं पॉइंट बना दूं P Q R S T U कुछ ऐसे, तो अगर मैं ट्रायंगल S T एंड U की बात करूं, अगर मैं ट्रायंगल S T U की बात करूं, तो व्हाट विल बी द एंगल U? देखो इसके अंदर ये तीनों का समेशन 180 होना चाहिए, R1 प्लस R2 प्लस ये एंगल दैट शुड बी 180, राइट, दैट शुड बी 180। ओके भाई बहुत बढ़िया, समझ में आया, काफी अच्छा, ठीक है। ये आ गया U, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस R1 प्लस R2, ठीक है, क्योंकि R1 प्लस R2 प्लस एंगल U इज इक्वल टू 180, क्योंकि ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, बहुत ही बेसिक बात है।
अब देखो ये तो आ गई पहली बात, ये वाला एंगल आ गया। ध्यान से देखोगे तो मैंने यहां पर एक नॉर्मल बनाया है सरफेस से, तो ये वाला जो पूरा एंगल है दैट इज 90 एंड सेम एज ये वाला भी क्या है 90। ठीक है, तो ये देखो यहां पर पी एस यू एंड टी, ये क्या बन गया है क्वाड्रिलेटरल बन गया। पी एस यू टी, पी एस यू टी, पी एस यू टी। उसके अंदर देखोगे तो ये 90 90 180 हो गया, तो हमें पता है कि उसके चारों जो एंगल्स है उसके सम कितना होता है 360, बचपन में पढ़ा है 360 है, तो ये दोनों तो ऑलरेडी हो गए 180 90 90 इन द सेंस ये वाला जो एंगल है प्लस ये वाला जो एंगल है इन दोनों का समेशन भी क्या होना चाहिए, मतलब एंगल ए प्लस एंगल यू दैट शुड बी इक्वल टू 180, क्योंकि ये दोनों 180 है। ठीक है, थोड़ी बहुत जियोमेट्री और कुछ नहीं, तो इसको लिख लेते हैं, ए को रख लो प्लस डेल्टा यू कितना है 180 माइनस r1 प्लस r2 एंड दैट इज इक्वल टू 180 180 180 कैंसल, तो अपने पास पहला रिलेशन आ गया आज का a इज इक्वल टू r1 प्लस r2। आज बहुत सारे रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं। a इज इक्वल टू आ गया r1 प्लस r2। अब देखो भाई अब क्या करें, a की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से समझोगे तो हम बात करेंगे डेल्टा की, विच इज एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन, पढ़ सकते हैं यहां पर, राइट। एंगल ऑफ डेविएशन देखो, अगर मैं पहली सरफेस की बात करूं पी क्यू की, तो वहां पर एंगल ऑफ डेविएशन यहां पर भी होगा कुछ डेविएशन और कुछ डेविएशन यहां पर भी होगा, तो उसको देखते हैं। तो अगर मैं एंगल आई को पहली सरफेस पे अगर मैं देखूं तो लेट्स से कुछ इस तरीके से जाता रहे, तो यहां पर इतना डेविएट हो गया डेल्टा वन, तो डेल्टा वन की वैल्यू क्या आ गई, देखो पूरा एंगल है आई और ये है आर वन, तो आई माइनस आर वन क्लॉकवाइज, ध्यान से देख लो ऐसे ऐसे डिवाइड हुआ ना रे क्लॉकवाइज, और कितना हुआ इसकी वैल्यू कितनी आई माइनस आर वन, और ये वाला जो है वो ऐसे जाने वाला था और इतना डिवाइड हो गया, तो अगर ये R2 है तो ये भी होगा R2। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो सीधा जा रही थी तो ये हो गया E माइनस R2। ठीक है, जो डेल्टा टू की वैल्यू है, तो डेल्टा टू की वैल्यू क्या आ गई E माइनस R2, और वो भी क्या आ गया बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया, राइट। अब नेट डेविएशन क्या हो जाएगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इन क्लॉकवाइज, क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज है, सिंपल ऐड कर दो। So the angle of deviation comes out to be I minus R1 plus E minus R2। तो यहां से क्या आ गया I plus E minus R1 plus R2, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और R1 plus R2 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच इज इक्वल टू A। तो यहां से हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया I plus E minus A which is the value of angle of deviation। ध्यान से देखो एंगल ऑफ डेविएशन। और एक मैं बात बताता हूं कि अगर मैंने I से फेंका है तो वो E से बाहर निकलेगा, और अगर मैं E से फेंकूंगा तो वो I से बाहर निकलेगा। ठीक है, ऊपर ऊपर से भी इसको सुन लो, क्योंकि ध्यान से देखोगे तो A तो कांस्टेंट है, I और E की देखो I की वैल्यू कुछ होगी तो E की वैल्यू कुछ होगी, दोनों की वैल्यू कुछ होगी, उस पर्टिकुलर केस के अंदर डेल्टा की वैल्यू सेम आएगी। मतलब जिस लेट से I की वैल्यू 30 है और E की वैल्यू है 60। ठीक है, I की वैल्यू 30 E की वैल्यू 60, तो जब I की वैल्यू होगी 60 तो E की वैल्यू होगी 30। ये वाली बात दिमाग में बिठा के रखना। ठीक है, वो बाद में भी डिस्कस करेंगे, बट शुरुआत के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब मैं एक दो सिंपल सिंपल सवाल कराऊंगा, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बूस्टर, और धीरे धीरे हम ऊपर तक जाएंगे, तो देखते रहिए। लेट्स से अपना पहला सवाल अगर मैं पूछूं कि कोई एक प्रिज्म है किसी भी टाइप का, ठीक है, उसके अंदर कोई रे है, वो मैंने 30 डिग्री सेल्सियस पे गिराई है, 30 डिग्री एंगल पे गिराई है, और ये है 60, कुछ रे ऐसे जा रही है, तो मुझे पूछा है सारी चीजें निकालो और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ले लो √3। ये है क्वेश्चन, सारी चीजें निकालनी है, मतलब R1 निकालना है, R2 निकालना है, ये तो दिया ही हुआ है। ठीक है, डेल्टा निकालना है, जल्दी से फटाफट फटाफट बताओ।
R1 R2 वगैरह सारी चीजें बतानी है, पहले तो अपन देख लेते हैं 1/2। आई गेस आंसर आ जाना चाहिए, बट देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ n इज इक्वल टू 1 है, अगर कुछ चेंज होगा तो मैं बता दूंगा, ट्राई कर लो पहले एक बार, ठीक है। डेटा ऐसा लेना है कि आंसर थोड़ा एंगल अच्छे आ जाए और कुछ नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस वाली सरफेस पे स्नेल, तुम्हें कुछ नहीं आता ना, स्नेल का लॉ लगा दो भाई, वो तो आता है ना, वो 10th में पढ़ा है ना, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली सरफेस अगर मैं नाम दे दूं PQR, तो PQ पे जब अपन स्नेल का लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा, N1 sin I दैट इज इक्वल टू N2 sin R1, क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1, यहाँ पर है R2। अब देखो ध्यान से, N1 की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू साइन 30 दैट इज इक्वल टू √3, और साइन आई की वैल्यू क्या है, या तो इसको भी अपन 60 डिग्री ले ले तो क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या ही मजा आ जाएगा, ठीक है। उसको 60 डिग्री ले लेते अपन, क्या फर्क पड़ता है, इनटू साइन R1, ठीक है, हो गया, बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई भाई, √3/2, 60 ले लेना इसको, बस वो कर लेना ताकि √3 कैंसिल हो जाए और कुछ नहीं, दैट इज इक्वल टू √3 इंटू साइन R1। देखो ध्यान से, √3 कैंसिल, तो साइन R1 की वैल्यू आ गई कितनी, 1/2, तो R1 की वैल्यू क्या आ गई भाई, 30 डिग्री। पहला आंसर R1 की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। हमें A पता है, हमें R1 पता है, तो क्या हमें R2 मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया, R2 मिल जाएगा। हमें पता है A की वैल्यू किसके बराबर है, R1 प्लस R2 के बराबर, तो ये है 60, ये आया 30, तो यहाँ से R2 की वैल्यू आ जाएगी, एंड R2 इज इक्वल टू 30 डिग्री एज वेल। चलिए भाई, R1 आ गया, R2 आ गया, तो क्या एंगल ऑफ इमरजेंट भी आ जाएगा, ठीक है भाई। दोबारा स्नेल का लॉ लगाओ, यहाँ पर क्या आएगा, n इंटू साइन R2 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E। देखो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी पहले लिख लिया, बहुत बढ़िया किया सर। √3 साइन R2 साइन 30 इज 1/2, तो साइन E √3/2 इज इक्वल टू साइन E, तो E की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 60 डिग्री। देख लो भाई ध्यान से, तो R1 की वैल्यू 30, R2 की 30, E की वैल्यू 60, A की वैल्यू तो पता ही है, तो डेल्टा क्या आ जाएगा, I प्लस E माइनस A, क्या I प्लस E माइनस A, अपन ने भाई सही किया है ना सर, हाँ सही किया, बिल्कुल सही किया, ठीक है। तो I कितना आया है 60, सॉरी हाँ 60 प्लस E आया 60 माइनस A कितना आया, A भी है 60, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री, वो भी क्लॉकवाइज। तो ये तो सिंपल टाइप के सवाल होते हैं जिसके अंदर हमें कोई भी टाइप की लालच नहीं रहती है, और सिंपल लालच नहीं, कोई भी टाइप का डर नहीं रहता है, ठीक है, और आराम से अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको। बट इन्हीं सवालों के अंदर अगर हमें मजे लेने हैं तो हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, तो सोचो ऐसा कर सकते हैं कि लेट्स से, देखो अब तुम लोग सवाल देखो, फॉर्मूला रटना मत, वो जो फॉर्मूला था I प्लस E माइनस A, नेट डेविएशन निकालना, वो रटने की कोई जरूरत नहीं है, वो रटना मत, रटोगे तो भाई कुछ नहीं होगा, पहली बार है ना। लेट्स से प्रिज्म है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, और इसका जो प्रिज्म एंगल है वो है 15 डिग्री, बहुत कम 15 डिग्री, क्या बात कर रहे हो सर, बहुत ही कम 15 डिग्री दी। अब क्या करें, सोचो क्या करें। यहां पे मैंने क्या किया है, ग्रेजिंग इंसिडेंस करा रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। तो वही मुझे बताना है कि अगर मैंने इस सरफेस पे ग्रेजिंग इंसिडेंस कराया तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा नेट फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंट, ठीक है। वही बच्चा इस सवाल को कर पाएगा जिनको वो वाली बात समझ में आएगी, मतलब दोनों साइड रिफ्रैक्शन लगा के तुम्हें नेट डेविएशन निकालना है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि फॉर्मूला भाई ठीक है, कुछ हद तक फॉर्मूला काम आ जाता है काफी बार, बट नहीं आया तब हमें आना चाहिए, ठीक है। ग्रेजिंग इंसिडेंस कराया है इस सरफेस पे, मैंने ऑलरेडी समझा रखा है तुम लोगों को ग्रेजिंग इंसिडेंस के बारे में। ग्रेजिंग इंसिडेंस तब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 90 के बहुत ही ज्यादा करीब होता है, और जब 90 के करीब होता है और वो रेयर से डेंसर में जाता है, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, याद करो। अगर ये नॉर्मल है और अगर ये I है, और इस I की वैल्यू जब मैं लगभग 90 के बराबर करता था, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो C के बराबर था। याद करो, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, सबको एक साथ लेके चलोगे तो भाई मजा आ जाएगा।
ठीक है, तो जब ग्रेजिंग इंसिडेंस होता है तब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू किसके बराबर होती है? सी के बराबर, इन द सेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर। क्या बात कर रहे हो? ओके, बहुत बढ़िया, ये वाली बात याद होनी चाहिए, बताया हुआ है। तो देख लो यहां से, अगर मैं यहां पर ग्रेजिंग इंसिडेंस करा रहा हूं, मतलब रे को ऐसा फेंक रहा हूं, देखो है ना भाई, इससे थोड़ा सा इधर, क्योंकि भाई ऐसे फेंक रहे तो आई इतना था, ऐसे फेंक रहे तो आई इतना, तो 90 करना है ना, तो ग्रेजिंग इंसिडेंस दिया है। तो देख लो, अगर ग्रेजिंग इंसिडेंस दिया है तो रे कितने पे बाहर निकलेगी? रे बाहर निकलेगी भाई एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल पे, राइट, सी से बाहर निकलेगी, अभी मैंने बताया। और अगर इसका √2 दिया था मैंने, एन √2 लिखा था यहाँ पर, है ना, तो अगर इसका √2 पता है और ये एयर है, तो इस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी? एन रेरर बाय एन डेंसर साइन सी, हमेशा यही फॉर्मूला रहेगा, एन रेरर बाय एन डेंसर 1/√2, तो सी की वैल्यू क्या आ गई? 45 डिग्री। क्या बात कर रहे हो सर, बहुत ही बढ़िया, काफी अच्छे से समझ में आ गया कि अगर एक ग्रेजिंग इंसिडेंस है तो आर की वैल्यू कितनी होगी? 45, क्योंकि वो सी के बराबर होगी, राइट। तो यहां पर जो रे है वो 45 डिग्री पे ऐसे बाहर जाएगी, सोचो 45 डिग्री पे ऐसे बाहर जाएगी, मतलब ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा? 45, ठीक है। ये अगर 45 है तो बच्चों ये वाला भी क्या होगा? 45। अब सोचो एक बात, ये अगर 45 है, ये 15 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 15 और 45 60, और वो आ जाएगा 120। अगर ये 120 है तो क्या ये इस सरफेस पे इस तरीके से गिर रही है? ऐसे, क्योंकि ये अगर 90 ले लू तो ये वाला एंगल क्या होगा? 30 के बराबर। ध्यान से देखो, ठीक है। तो अगर मैं पहली सरफेस के अंदर अपन अगर Δ1 निकाले तो Δ1 की वैल्यू क्या होगी? देखो, रे इधर जा रही थी, लेकिन रे इधर जाने लगी तो Δ1 की वैल्यू क्या आ गई? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो, रे सीधा जा रही थी बट रे ऐसे जाने लगी तो 45 डिग्री घूमी ना, क्योंकि 45 पे बाहर निकला हो, क्योंकि ये ग्रेजिंग इंसिडेंस है, राइट, और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 45 डिग्री है। फिर ये एंगल हमें पता चला, थोड़ी ज्योमेट्री लगा ली तो 30 डिग्री। तो बस, क्या बात कर रहे हो, यहां से कैसे जाएगा रे? ऐसे जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखोगे ना तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, देखो, और ये एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से क्या है? छोटा है, तो भाई TIR होने की संभावना ही नहीं है। तो Δ2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? पहले हमें E की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो E की वैल्यू के लिए क्या करोगे? n इंटू साइन R2, ये R2 है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू साइन E। तो देखो, इसकी वैल्यू है √2 साइन R2, R2 की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू साइन E। तो ये आ जाएगा √2 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू साइन E। तो ध्यान से देखोगे तो E की वैल्यू आ जाएगी 45, बिकॉज दिस क्वांटिटी विल बिकम 1/√2, √2 कैंसल। तो E की वैल्यू आई 45 डिग्री, मतलब ये पूरा जो एंगल है ये अपने पास आ गया 45 डिग्री। क्या मैं सही कर रहा हूँ? बिल्कुल सही कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, ये नॉर्मल था, कहाँ गया? कहाँ गया? नहीं, रे इधर आ रही है, रे इधर जा रही थी, ठीक है, सॉरी, हाँ, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ये अपना नॉर्मल है, तो ये 30 और ये कुछ ऐसे गई, देखो 45 डिग्री पे, ये पूरा एंगल है 45, ठीक है, ये वाला एंगल है 30, बट वो इतना डेविएट हो गई, तो कितना डेविएट हो गई बच्चों? 15 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 45 आया, और इतना तो 30 पता ही है क्योंकि R2 30 है। और ध्यान से देखोगे तो रे देखो इधर जा रही थी और इधर शिफ्ट हो गई, मतलब कौन सी? एंटी क्लॉकवाइज। तो Δ2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो डेल्टा नेट क्या आ गया? Δ1 प्लस Δ2, दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री क्लॉकवाइज। नेट निकाल लिया दोनों का, एक है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, एक है 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट आंसर कितना आ गया? 30 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है भाई। ये अपन ने डेल्टा नेट निकालना सीखा थ्रू कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर अपन को फॉर्मूला, अब देखो फॉर्मूला से करने जाओगे तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पता चलना चाहिए कि कहां पर किस तरीके से रे जा रही है, तो हम बेसिक से भी कर सकते हैं। चलिए, ये तो ये वाला केस हो गया। अब काफी बार जैसे मैं एक सवाल दूं तुम्हें, ठीक है, इसको भाई खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, बहुत ही अच्छा सवाल है। लेट्स से
मुझे ऐसा दिया है कि एक प्रिज्म है, ठीक है, ये मुझे दिया है प्रिज्म है, और ऐसा मान लो कि ये वाला जो एंगल है वो है 150 डिग्री, 150 डिग्री है, 150 डिग्री है, और लेट से ये है 15 डिग्री और ये भी है 15 डिग्री, और ऐसा मान लो कि कोई रे को हम इस तरीके से गिरा रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो मुझे फाइनल एंगल ऑफ डेविएशन इसके अंदर निकालना है, राइट, दोनों की मदद से। लेट से ये है 60 डिग्री और इसका एन है √3। तो मुझे डेल्टा नेट निकालना है। जो भी हो रहा है इसके अंदर सोचो, जो भी हो रहा है इसके अंदर सोचो, बहुत ही अच्छा सवाल है, सोचो। n इज इक्वल टू √3, है ना। पहले तो एक काम करो, साइन इनवर्स 1/√3 की वैल्यू निकाल लो, कितनी आती है सोचो, ठीक है। बाकी मैं एक और चीज भी बता सकता हूँ यहाँ से, बाकी तुम लोग साइन इनवर्स 1/√3 की वैल्यू निकाल लोगे तो एक आइडिया आ जाएगा थोड़ा। रे यहाँ से 60 डिग्री से आ रही है, साइन इनवर्स 1/√3 की वैल्यू सोचो कितनी आती है, 35 के अराउंड आएगी, देख लेना, 1/√3 की वैल्यू 35 पॉइंट समथिंग ऐसा आएगा, ठीक है। वो तो ठीक है, बात की बात है। तो हमें क्रिटिकल एंगल मिल गया कि कहीं पे भी अगर TIR होगा तो C की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 1/√3, जो लगभग 35 डिग्री के बराबर है, 35.26 ऐसा कुछ होगा, ठीक है, देख लेना हो। अब चलिए पहली बात कि अगर ये 60 डिग्री फेंका तो यहां से रे कुछ ऐसे गई फिर ऐसे जाएगी। अब ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाहता हूं, अगर ये 60 डिग्री है तो क्या ये R1 मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है सर। तो फटाफट से फॉर्मूला लगाया हमने कि भाई ये n इक्वल टू 1 है, 1 इंटू साइन 60 दैट इज इक्वल टू, पहले मैं लिख लेता हूं, इसको ले लो P, इसको ले लो Q, इसको ले लो R, तो हम PQ पे लगा रहे हैं ना। तो 1 इंटू साइन 60 दैट विल बी इक्वल टू, तुम लोग भी साथ में सॉल्व करना, यहाँ पर √3 इंटू साइन R1, तो साइन 60 है √3/2, और ये है √3 इंटू साइन R1, तो R1 की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, देखो ये 30 डिग्री आ गई। अब अगर ये नॉर्मल है और ये 30 है तो ये कितना हो गया 60, और अगर ये 60, अब सोचो तुम लोग एक बात सोचो, एक कॉमन सेंस की बात सोचो, ये 150 है अगर, ठीक है, तो और ये 60, तो इन दोनों का सम ही 210 आ गया। मतलब हम गलत चीज कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ट्रायंगल अगर मुझे दिया है तो उसके तीनों साइड्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, राइट। बट यहाँ पर कुछ गलत ही सीन हो रहा है, तो क्या करें भाई, तो देख लो क्या होगा इसके अंदर। तो हमने डायग्राम गलत बनाया, ऐसा नहीं जाएगा, तो सोचो कैसा जाएगा। मतलब जैसे इस R1 की वैल्यू कितनी आई 30 डिग्री, तो अपन 30 डिग्री ऐसे कुछ बना लेते हैं, ऐसे, है ना, इसकी वैल्यू है 30 डिग्री, ध्यान से समझना। ये मुझे दिया है 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री दिया है, ये 30 है और ये है 90, तो ये हो गया 120। अगर ये 120 है, ये 15 है, तो 120 15 135, तो ये कितना हो गया बच्चों 45, और अगर ये 45 है तो ये भी क्या है 45 है। ध्यान से देखो, और एक बात समझो, क्या रे यहां से बाहर निकलेगी, सोचो एक बात ध्यान से समझो, क्या रे यहां से यहाँ बाहर निकलेगी। तो पहले बात अपन यहाँ पर Δ1 भी निकाल लेते तो अच्छा रहेगा। Δ1 देखो कितना आएगा, रे यहाँ जा रही थी बट यहाँ चली गई, तो ये 30 है, ये 60, ये तो 30 डिग्री जितना डेविएट हो गया, तो कितना आ गया I माइनस R1 दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री क्लॉकवाइज। देखो भाई इसमें इसको पहले हजम कर लो इस फैक्ट को, ठीक है, यस। तो Δ1 की वैल्यू आ गई। उसी तरीके से अपन अब यहां चेक करेंगे कि क्या रे आर पार जा रही है। रे आर पार जाने के लिए क्या चेक करना है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी है 35 के आसपास है, बट हम तो 45 पे भेज रहे हैं। इन द सेंस यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, TIR हो रहा है, और ये वैल्यू भी 45 है, ये भी 45 है, ये 15, ये 45, ये 15 है, तो ये 120। डायग्राम थोड़ा अपन को अलग बनाना चाहिए था, बट ठीक है ऐसा है, तो 45। बट ये वाला जो एंगल है ना, ये अभी 120 है पूरा, तो इसको 90 से बड़ा बनाना पड़ेगा, राइट।
तो यहाँ पर ये भी 45 होगा क्योंकि यहाँ पर TIR होगा, वो हमें पता चल गया इस वाले एंगल से। TIR होगा तो डेल्टा टू की वैल्यू क्या होगी बच्चों, पाई माइनस 2i, क्या ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो 180 माइनस 2 इंटू 45 90, तो ये आ गया 90 डिग्री, वो भी कैसा, ऐसा जा रहा था और ऐसा हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और तीसरा अब सोचो ये 45 है तो ये भी 45 और ये है 15, ये 15 ये 45 तो टोटल 120, तो ये वाला कितना आ गया 30 क्योंकि ये है 90। अब यहां पर वापस एक बार स्नेल लॉ लगा दो तो क्या लिख सकते हैं अपन, n into sin 30 that will be equal to 1 into sin e, तो ये क्या है √3 into 1/2 that is equal to sin e। तो देखो e की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 60 डिग्री, और अगर e की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, सोचो कि अगर रे ऐसे जा रही है तो रे कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। तो अगर ये 30 था तो 30 डिग्री जितना डिवीट हो गया भाई, तो डेल्टा 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री क्लॉकवाइज, राइट। तो अपना डेल्टा बनाया 30 डिग्री क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो डेल्टा नेट कितना आ गया बच्चों, तीनों का समेशन करो, ये दोनों सम होगा 60 और ये है 90, बट वो एंटी क्लॉकवाइज, तो डोमिनेट कौन कर गया 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बट मेन मुद्दा ये था बताने का कि तुम लोगों को ये दोनों साइड पे रिफ्रैक्शन की फील आनी चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर सारी चीजें पता है, क्रिटिकल एंगल की कॉन्सेप्ट भी पता है, तो तुम लोग इन टाइप के सवालों के अंदर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट। तो ये अपना पहला वीडियो।